इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी नागरी लिपि चैप्टर है। ये चैप्टर 5 है। नागरी लिपि आपसे पूछेगा कि नागरी लिपि कैसा है, मतलब नागरी लिपि कैसी टाइप की कहानी है, निबंध है या कहानी है। तो आपसे अगर पूछेगा तो आप कहिएगा कि निबंध है। नागरी लिपि क्या है, तो नागरी लिपि एक निबंध है। सबसे पहला अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यही पूछेगा कि नागरी लिपि क्या है। चलिए मैं आपको और भी चीज बता दूं कि ये है गुणाकर मूले, जो इस लेखक है नागरी लिपि के, और ये गोदलू भाग 2 का चैप्टर 5 है। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पर। बीच में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिस पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा। तो पूरा वीडियो जो देखेंगे उसी को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और उस पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। बीच में आपको एक दो कोड भी मिलेगा, वही कोड आपको टाइप करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वीडियो नहीं देखते, पीडीएफ के लिए मैसेज करते हैं, तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको कोड जब तक टाइप नहीं करेंगे तब तक मिलेगा नहीं। चलिए मैं आपको बता दूं कि लेखक का नाम है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। यही 3 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछेंगे कि नागरी लिपि कैसी टाइप, नागरी लिपि क्या है। तो पहला तो क्वेश्चन पूछेगा नागरी लिपि क्या है, तो आपको ऑप्शन रहेगा निबंध, कहानी, और भी ऑप्शन रहेगा, तो आपको निबंध में मारना है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले पूछेगा। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो 3 जनवरी 1935 ईस्वी को। कहाँ जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। अब ये तो 2-3 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछे जाते हैं। अब मैं इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, इसका गद्यांश, इसके लेखक के बारे में खास करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो लेखक के बारे में ही आते हैं। तो देखिए, गुणाकर मूले का जन्म जो है 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक पढ़ाई की, मराठी पढ़ाई की, ठीक है। यानी मिडिल स्तर तक, यानी 8 क्लास तक की जो पढ़ाई है वो मराठी भाषा में की थी। फिर वे वर्धा चले गए। वर्धा एक जगह का नाम है, और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। वर्धा में जाकर के कितने वर्ष तक नौकरी की, 2 वर्षों तक नौकरी की। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया, यानी नौकरी भी करते थे और हिंदी व अंग्रेजी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब उसका अध्ययन स्टडी करते थे। फिर वह जो है इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर के एमए तक की पढ़ाई की, ठीक है। यानी गणित विषय से क्या किया, मैट्रिक से लेकर के एमए तक की पढ़ाई की। एमए मतलब होता है पीजी, जिसको बोला जाता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, वहां तक ये पढ़ाई किया था। और लास्ट में इनकी जो मृत्यु है सन 2009 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप डाल दीजिएगा। चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि गुणाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत के इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। यानी कि गुणाकर मूले का कितनी लेख हुआ, छपा, तो 2500 से अधिक, और कितने पुस्तक, तो 30 पुस्तकों का हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियों का नाम है, जैसे कि कुछ लेख था, पुस्तक का नाम था अक्षरों की कहानी, भारत, अक्षरों की कहानी, भारत, इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीप, महान वैज्ञानिक, सौर मंडल। इस तरह से बहुत सारे मतलब लिखे थे। इन्हीं में से अगर आपसे पूछेगा मान लीजिए कि पूछेगा कि सौर मंडल को किसने लिखा, तो इस तरह से आप दे सकते हैं सूर्य में नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी, सब लिखे हुए हैं। इनकी बहुत सारी, यानी 2500 से अधिक लेख लिखे हुए थे। तो इनमें से ये कुछ है जो खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा, ये खास करके पूछा हुआ था। आप देखिए गुणाकर मूले की कौन सी पुस्तक है, तो अक्षर कथा, ये खास करके पूछा गया हुआ है। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी। पूछेगा कि गुणाकर मूले की वो कौन सी किताब है जिसमें प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है, तो अक्षर कथा। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये निबंध जो है गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी का अपनी लिपि नागरी या देवनागरी की ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का पूर्वाहन शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखकों ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। तो खास करके नागरी लिपि, नागरी के बारे में, यानी देवनागरी के बारे में लिखा गया है।
अब देखते हैं इसका, अगर आपको पूछेगा कि नागरी लिपि का सारांश लिखिए, पाठ का सारांश लिखिए, तो इस तरह से आपको लिखना है कि जिस लिपि में लेख छपा है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, इसीलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। ठीक है, ये मेन चीज तो आपको लिखना ही ऊपर में। उसके बाद बीच में आप मिला उला करके लिख सकते हैं इनके जन्म के बारे में, ये जरूरी नहीं कि आपको लिखना, हाँ ये मेन हेडिंग आपको पहला तो आपको लिख देना है। ठीक है, इतना सारा आपको लिख देना है। उसके बाद आप इनका जन्म लिख सकते हैं, इनके बारे में क्या क्या है, इनकी पड़ोसी क्या है, तो आपको पीडीएफ मिलेगा, इसमें सारे मिल जाएगा। मेन चीज जो था मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, बहुत सारे इसमें दे दिया हूँ, इसमें से आपको जो है कम से कम 20 लाइन कम से कम आप लिख दीजिएगा तो 5 नंबर का रहता है। ठीक है, चलिए तो ये तो सारांश था इस चैप्टर का। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के, कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे है। जैसे कि हम ऊपर आपको बता दिए हैं, करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है ना, इसी यहाँ पर इसका आंसर आ गया, पहला का आंसर। दूसरा का आंसर देखिए, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में जो है नेपाली यानी खसकुरा उसे बोला जाता है, वह नेवारी भाषा है, मराठी भाषा की लिपि तथा संस्कृत एवं हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, नेवारी क्या है, नेवारी भाषा है, मराठी भाषा की लिपि है, और संस्कृत एवं हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। यानी देवनागरी किसमें है, तो संस्कृत एवं हिंदी का लिपि है। अगर आपको एग्जाम में जाते हैं तो ये लिपि लिखा रहता है, लिपि का मतलब आप क्या लिखते हैं, देवनागरी, हिंदी में, संस्कृत में। लेकिन जब आपसे इंग्लिश में पूछता है तो आप रोमन लिखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपि से देवनागरियों का संबंध बताया है। ये खास करके आंसर है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर यानी आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नदी नागरी पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर है नंदी नागरी या नदी नागरी किसे किसे कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। दक्षिण भारत में पोथियों लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कुकुन के शिलाहार, मानेखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहले पहले विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, जिसमें तेनालीरामा थे, वो सबको नंदी नागरी लिपि में वो सबके जितने भी लेख थे सब लिखा गया था। नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, तो नागरी लिपि में आरंभिक जो लेख है वो जो है भारत से ही मिले। राजा व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है कह रहा है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत में 9वीं सदी से। मतलब इसका आंसर आप जरूरी नहीं कि लिखना है, आप इसमें भी मिला जुला कर लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आपको टाइप क्या करना है पीडीएफ के लिए, व्हाट्सएप पर आपको टाइप करना है 8873210713 और कोड क्या है, तो कोड आपको मैं आगे बताऊंगा। ये फिलहाल व्हाट्सएप नंबर आप कर लीजिए। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है, तो मुक्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिंधम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आरी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यही है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। तो इस तरह से है। उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं, तो ये क्वेश्चन तो उतना इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना भी नहीं है। देखिए भारत के इस्लामी शासन की नींव डालने वाली महमूद गजनबी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने भी अपनी सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। तो खास करके थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, ये बहुत खास क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा, तो इसको आपको खास करके याद रखना है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। इसी के बाद मैं इसका कोड भी देने वाला हूं जो आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना है। देखिए पंडादितक नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर
शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया। इसका आंसर आपको देना है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद आगे के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोड दे देता हूँ। कोड क्या है जो आपको टाइप करना है, 7689 7689 आपको व्हाट्सएप में टाइप करना है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हिंदी का है और चैप्टर 5 का है। लास्ट में मैं यहाँ 5 दे देता हूँ, 5 आप टाइप कीजिएगा, 7689 5। जैसे ही आप व्हाट्सएप में टाइप करेंगे व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपको हम यहाँ पर पीडीएफ इस चैप्टर का दे दूंगा, मतलब दे देंगे। और इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं सब दिया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस पीडीएफ से पढ़ करके बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं कुछ शब्दों के संज्ञा बनाने के लिए दिया हुआ है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके अलावा निम्नलिखित पदों के समास विग्रह कैसे करना है वो भी हमें आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखे वो भी हम यहाँ पर दिए हुए हैं। निम्नलिखित विनाश शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए वो भी हम यहाँ पर दिए हुए हैं। ओकरा बाद जो है गुणाकार मूल्य किस निबंध के रचयिता है, तो नागरी लिपि। इस तरह से ऑब्जेक्टिव कुछ पूछेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, तो 2 सदी पहले, ठीक है, लगभग 2 सदी पहले बने। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, तो 8, इसका आंसर है 8वीं से 11वीं सदी के बीच में ये सर्वश्रेष्ठ और सार्वदेशिक लिपि थी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो था सीदम कहलाती थी, ठीक है। हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था, तो सरहदपाद, हिंदी के आदि कवि का नाम सरहदपाद था। उसके बाद ऋक् शतानुत की तरफ पूछेगा, तो इसकी आप लिख सकते हैं इस तरह से। कुछ ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा हम दे दिए ताकि आपको इस चैप्टर से जो भी एग्जाम में पूछे तो एक भी नंबर आपका नहीं छूटे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये कोड टाइप कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर आप नहीं मिला है तो व्हाट्सएप नंबर आप वीडियो के बीच में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।